8 फरवरी जगजीत जी की सालगिरह। उससे पहले ही मेरे तो मन में जगजीत जी की न जाने कितनी सारी गज़लें अपना उड़ान लेने लगती हैं। मुझे कुछ ऐसे शुरा से भी मिलने का मौका मिला है जिन्होंने जो कलाम लिखा वो जगजीत जी ने गाया। राजेंद्र नाथ रैबर साहब भी एक ऐसे ही शायर, पंजाब में रहते थे, इत्तेफाक से उनसे संपर्क हुआ और फ़ोन पे बातचीत भी हो जाती थी। और जब मैं उनसे कहता था भाई देखिए आपका एक ही कलाम, बाकी तो बहुत जो कुछ है कमाल है, लेकिन एक ही कलाम आपका जो है वो मेरे मन को इतना छू जाता है कि रैबर साहब, मैं हमेशा आपको याद करता हूँ। कुछ अर्सा पहले रैबर साहब दुनिया से रुखसत हो गए और वो कहा करते थे कि अरे दस साहब, रहबर नवाजी का शुक्रिया। आज के दौर में कितने लोग हैं जो इतनी खुशी से पजीराई करते हैं, शुक्रिया। तो ये जब नज़्म पहली बार सुनी जगजीत जी ने तो उन्होंने कहा भाई ये तो मैंने गानी है। और शायर को क्या दिक्कत थी, उन्होंने कहा गाइए। एक अलग सा एहसास है इस नज़्म में, एक अलग सी दुनिया है इसमें। और अल्फाज कुछ इस तरह से, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत में जलाता कैसे, जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम जुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, तूने दुनिया की निगाहों से जो बचकर लिखे, साल हर साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत में जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। तर्के ताल्लुक़ के बाद ये भी होता है कि ख़तों का आदान प्रदान हो जाता है, अगर कोई कड़वाहट रिश्तों में मरासिम में ना हो उस वक़्त, वरना जिसके पास जो ख़त रह गए अब वो चॉइस उसकी है, उसे रखे, उन्हें जलाए या जो उनका चाहे करे। ख़त तो वहाँ भी जलाए गए होंगे 50 बरस पहले, कुछ ऐसा ख्याल आता है मुझे। लेकिन ये एक नया एक नुक्ता है बिल्कुल, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहाया हूँ। मैंने तो अपना सारा जीवन गंगा के किनारे ही बिताया है। मैं बहुत छोटा सा तब से मेरी कुर्बत हो गई थी गंगा से, और जब से मैंने इस नज़्म को सुना रैबर साहब की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं गंगा के किनारे होता हूँ तो कुछ अक्स दिखता है मुझे उन बहते हुए ख़तों का।
देखिए, ख़त, एक उम्मीद, हाँ कुछ होगा इसमें। खैर, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिसे बीते हुए अरसा हो गया, लगभग 40-50 साल पहले ख़तों की अहमियत थी। अब तो सभी कुछ बदल गया, और उन ख़तों को लिखने के बाद अभी कुछ लम्हे बीते नहीं होते थे, जवाब आने का इंतज़ार होता था। वो खाकी ड्रेस पहने हुए, सर पे टोपी लगाए हुए जब डाकिया डाक लाता था पड़ोस में, तो हम देखते थे और जवाब नहीं आता था। फिर आखिर एक दिन पूछ ही लेते थे, नामावर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो ख़त जिनका जवाब आता है। चश्मे के अंदर से झांकती हुई वो दो आंखें बूढ़ी, नहीं साहब, जवाब तो आज भी नहीं आया। तो ये ख़तों की जो अहमियत है, वो रुकों की तरह से किताबों में उनका आदान प्रदान होता था। एक ज़माना वो भी था, शर्म व हया के पर्दे में लिपटी हुई वो खूबसूरत लड़कियां, अपने दायरे से बाहर आना तो नामुमकिन, एक ख़त को स्वीकार करना भी उनके लिए कितना मुश्किल होता था। कौन सा ज़माना था वो। और उसके बाद फिर जब ख़त आता था तो फिर तो तेरा ख़त ले के कहीं फिरते हैं, आज यहाँ आज वहाँ, एक खुशी आ जाती थी। ये जो नज़्म है मुझे इसीलिए बेहद पसंद है, और मैं आज इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि 8 फरवरी आ रही है और 8 फरवरी जगजीत जी की सालगिरह। ये मैंने कितनी ही बार उन नशिस्त में रूबरू जगजीत जी से सुनी है, और किस अंदाज में वो इसको गाते थे। उनके सारे साजिंदे उनके साथ हो जाते थे। भा जाता था मुझे वो दिन और वो शाम, छा जाता था एक नशा जो देर तक उतरता नहीं था। वक्त के सीने पे एक हस्ताक्षर है जगजीत सिंह, और वो क्या गए, वो गज़ल की विधा ही ख़त्म हो गई। कोई, इतने सारे बड़े बड़े गायक मौजूद हैं, गज़ल गायक, लेकिन अब गज़लों की महफ़िलें उस तरह से नहीं होती जिनके लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी। जगजीत सिंह के लिए मैंने खुद देखा है, सीरी फोर्ट में जब मैं वो ऑनलाइन बुकिंग, बुक माई शो तो पैदा नहीं हुआ था उस वक़्त, तो लाइनें लगती थी टिकट लेने के लिए, और हम लेते थे टिकट उनका जाकर। और मैं तो सबसे शुरू में ही जा कर के बैठ जाता था, क्योंकि मैं जगजीत को भी देखना चाहता था, उनके तासुरात को भी महसूस करना चाहता था। इसलिए मैं हमेशा जितनी नशिस्त 12 मैंने अटेंड की, उनमें बिल्कुल उनके करीब बैठ करके देखा। और उस दिन जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो वो लम्हे भी मेरे जहन में पूरी तरह मुंजमद हैं। तो आ गया जगजीत जी का सालगिरह, देखते हैं किसके मन में क्या है उनके लिए, वो जाने। मेरे मन में तो बहुत कुछ है, और मैं तो बहुत कुछ कहने वाला हूँ। अच्छा, एक अच्छी बात समझ में ये आई है कि आप अपनी बात कहिए और आगे बढ़ जाइए। अगर किसी को दिलचस्पी हो वो सुन ले, नहीं मैं तो ना सुन ले, क्योंकि इतनी लंबी लंबी बातें जो मैं कहता हूँ उनको सुनने के लिए भी तो धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में वो होता है, और वो जब मुझे कहते हैं अच्छा लगा आपका ख्याल। अभी कुछ मतलब 2 ही दिन पहले जब मैं वहीदा जी को याद कर रहा था 3 तारीख को, 4 दिन पहले, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ देख के 2000 से ज़्यादा लोग उसको देख गए। और ये बिल्कुल जेन्युइन हैं देखने वाले, इनमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। इनको अच्छा लगता है तभी ये देखते हैं, वरना क्या क्या नहीं होता इंटरनेट पर, आप जानते हैं, ख़रीद फ़रोख्त तो न जाने किस किस चीज़ की वहाँ चलती है, चाहे व्यूज़ हों, चाहे सब्सक्राइबर्स हो, क्या क्या नहीं होता वहाँ। मुझे खुशी है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो एकदम शुद्ध, सात्विक और प्रबुद्ध हैं, इसलिए जब वो सुन लेते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं सुनते तो उनकी चॉइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जगजीत एक बहुत बड़ा नाम है। अगर वो नाम जो शुरू में रखा गया जगमोहन, जगमोहन ही रह जाता तो वो भी मोहित करता दुनिया को। लेकिन जग जीता जगजीत, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। और ये आई 8 फरवरी, और कर देते हैं शुरू अभी से उनके बारे में कुछ कहना। ये तो एक टीज़र है, ये तो एक ट्रेलर है, कहने को बहुत कुछ है अभी, और कहना भी है, ज़रूर कहना है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है इस बार, और काम मुझे काफ़ी करना है। और इस बार कोई ज़्यादा इधर उधर ना खा करके मैं NGMA का जो कैफ़े है, जो अपने आप में इनक्रेडिबल, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है ये, तो मैं बार बार यहाँ आता हूँ। तो ये सैंडविच जो है इसके साथ मैं कॉफ़ी के साथ शुरू करूँगा। बात करनी है मुझे जगजीत सिंह साहब के बारे में, क्योंकि 8 फरवरी उनकी सालगिरह है, और उनकी सालगिरह को मनाने से पहले, कुछ उनके बारे में कहने से पहले, कुछ तो खाना ज़रूरी है। इन लजीज टोस्ट को खाकर मैं अपनी बातें कहना शुरू करूँगा। थैंक यू। जो भी बिछड़े हैं कब मिले हैं
फरार, फिर भी तू इंतजार कर शायद। ये गीत इस अंदाज में ये गजल गाई जगजीत ने कि यूं लगा जैसे कितना खूबसूरत अंदाज में वो ये कह रहे हैं। एक उम्मीद रहती है जो दुनिया से रुखसत हो गए उनसे कभी मुलाकात हो। जैसे मैं जगजीत जी के बारे में बात कर रहा हूँ, उनका साथ कहाँ है। सिर्फ इतना है कि उन यादों को संजोते हुए समेटते हुए हम कुछ महान कलाकार को याद करें जिसने 80 से ज़्यादा तो एल्बम बनाई, और दुनिया का कौन सा हिस्सा है जिसमें उन्होंने जाकर के प्रोग्राम नहीं दिया। 12 नशिस्त तो उनकी मैंने भी अटेंड की। एक बार तवील गुफ्तगू मेरी उनसे फ़ोन पर भी हुई थी। जगजीत अपने आप में एक महान कलाकार है और इसीलिए हम कहते हैं संगीत मनमीत और जग जीता जगजीत। आइए उनके बारे में कुछ बातें की। सैंडविच खाया लेकिन कुछ बात बनी नहीं। मतलब बनी से मतलब है कि ऐसा लगा जैसे कुछ कमी रह गई। सैंडविच तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसलिए मैं कोकोनट ग्रूव में आ गया। तो मैंने सोचा यहाँ जो अपम है, ये जो वेज स्ट्यू है, ये जो छाछ है, इसको खाया पिया जाए और उस महान कलाकार को याद किया जाए जिसे हम जगजीत सिंह के नाम से जानते हैं। मैं उन्हें जगजीत सिंह जी कह देता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है जी कहने से फासला बढ़ जाता है। आज उनकी सालगिरह है और उनकी सालगिरह का जश्न मैं इस तरीके से मना रहा हूँ, और मैं उनकी बहुत सारी गज़लें और बहुत सारे नगमे भी गाऊँगा। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ऐसा परफॉर्मर कभी दुनिया में आया नहीं। बांध देता था, म्यूजिशियन हो, ऑडियंस हो, ऑर्गेनाइजर्स हो, ऐसा परफॉर्मर भी कभी आया नहीं। मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं हूँ कहाँ। अगर फर्स्ट लुक देंगे आप तो आप कहेंगे अरे ये तो भाई केरला पहुँच गए लगता है। केरला नहीं तो गोवा आ गए। लेकिन सच ये है, ना ये केरला ना ये गोवा, ये तो भाई एक ऐसी जगह बेंगलोर में ही है कि जिसमें आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हासिल हो रही है। और मैं अब कुछ बातें शुरू किए देता हूँ खाने के फौरन बाद जगजीत सिंह जी की सालगिरह पे उनके बारे में। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। भाई आज तो बहुत कुछ कहने के लिए है मेरे पास जगजीत जी के बारे में, और मैं शुरू करता हूँ अपनी बातें याद करते हुए जगजीत जी को। एक ही शख्स, एक ही शख्सियत, एक ऐसा इंसान जिसने एक छोटी सी जगह से अपनी जिंदगी को शुरू किया और फिर जग जीता जगजीत, यानी जगजीत सिंह। दिन 8 फरवरी का था, यानी आज ही का। बरस 1941 था और जगह थी श्री गंगानगर, राजस्थान। वाले साहब एक सरकारी महकमे में काम करते थे और बड़े इत्मीनान से जिंदगी चल रही थी। 2 और भी बेटे। लेकिन वालिद साहब इस बात को बड़ी जल्दी समझ गए थे कि जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है नहीं। वालिद साहब की ख्वाहिश थी, जैसे कि हर वालिद की होती है, कि ये बच्चा तालीम में दिलचस्पी ले और बड़ा होकर सरकारी ऑफिसर बने। लेकिन शुरू से ही ये जाहिर कर दिया था जगमोहन सिंह ने, पहले इनका नाम जगमोहन सिंह होता था, अगर ये नाम भी रहता जगमोहन सिंह तो ये जग को मोहे रखते, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन इन्होंने जग को जीता, दिलों को जीता जगजीत, क्योंकि ये गुनगुनाते थे, ये गाते थे,
तो वालिद साहब ने कहा कि चलो एक अच्छा तरीका है, क्योंकि सिख परिवारों में ये शब्द जो होते हैं गुरु ग्रंथ साहब से, इनका गाने का जो अंदाज होता है उसमें संगीत का बड़ा अहम रोल होता है। तो हो गया शुरू सिलसिला, गुरुद्वारे में गुरबानी गानी शुरू कर दी। इतनी सुरीली गुरबानी लोग सुनते थे। लोग ये भी जानते थे कि इस आवाज़ में जो कशिश है, इसमें जो रस है, वो जल्दी से कहीं मिलता नहीं। दिन बीतते गए और जगजीत बड़े हो गए, जालंधर आ गए, जालंधर में स्कूलिंग की, डीएवी स्कूल में, और कॉलेज में भी पहुंच गए। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मकबूल होते जा रहे हैं। कॉलेज के जो भी फंक्शंस होते थे, क्योंकि डीएवी कॉलेज एक चेन है कॉलेजेस की, तो उनके जैसे एनुअल फंक्शंस होते थे, उसमें सब पहले समझ जाते थे कि ये सिख नौजवान जो है ये जीतेगा ही, और वो जीतता ही था। यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते तो वो पूरी तरह से पॉपुलर हो चुके थे। अब जैसे हर युग में सभी के मन में ये रहता है कि अगर आपने आईएएस बनना है तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। जैसे हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि अगर आप आईएएस देना चाहते हो तो उसमें हिस्ट्री अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ तक सच है, लेकिन एमए हिस्ट्री में एडमिशन ले लिया जगजीत सिंह साहब ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जो कि उस जमाने की बड़ी जानी मैंने पहचानी यूनिवर्सिटी थी। अभी पीछे लगभग 1-1.5 महीना पहले मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहा था। मैं गीता महोत्सव में गया था वहां पर। तो जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने एंट्रेंस देखी, बड़ा मैजेस्टिक द्वार है आपको वहां पर। तो मैं वहां गया और उसको देखा। वहां कुछ नक्शे कदम मैंने ढूंढने की कोशिश की, जो मुझे जाहिर है दिखाई दिए। ये नक्शे कदम जगजीत सिंह साहब के थे। और मैं अंदर से निकल कर, बराबर में दूसरा गेट है जिसे एग्जिट कहते हैं, मैं उधर से वापस आ गया। तो कहीं मुझे याद आया कि पढ़ाई लिखाई तो की जगजीत जी ने नाम को, लेकिन जब फाइनल एग्जाम्स देने की बात आई तो वो जान गए कि इसमें कामयाब होना मुमकिन नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं की जितनी अच्छे और अव्वल मार्क्स लाने के लिए की जानी चाहिए। और वो तय कर लिया कि भाई तालीम को नमस्कार। एक दिन अचानक ये ख्याल आया कि बॉम्बे ही वो माया नगरी है जहां जाकर ख्वाबों की ताबीर होती है। बिना किसी को बताए चुपचाप चले आए बॉम्बे। जो उम्मीद वो करके आए थे कि बॉम्बे में जाकर उनकी गायकी को बहुत पसंद कर लिया जाएगा, तो वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। सबसे पहली बात तो ये कि रहना भी नामुमकिन हो गया। ये है बॉम्बे मेरी जान, गाते थे ना रफी साहब। बॉम्बे में रहना कौन सा आसान था। लेकिन एक दोस्त था जो कहता था कि भाई नहीं, तुम में हुनर है, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूं और लगे रहो। खुददार इतने, सेल्फ रेस्पेक्टिंग इतने कि घर से पैसे नहीं लेने, क्योंकि अपने बलबूते पे घर से निकले हैं और जो भी कुछ पाएंगे वो अपने बलबूते पे पाएंगे। अब जो सुरीली आवाजें होती हैं, क्योंकि उस जमाने की आवाजें आप देखिए ना, कि ये बरस 1965 की बात है। उस जमाने में वहां जो आवाजें गूंज रही हैं वो सारी की सारी बाकमाल आवाजें हैं। रफी साहब हैं, मुकेश साहब हैं, और तलत साहब जाते जाते, हिमंदा, मनादा, कौन सा सिंगर नहीं है बॉम्बे में। तो इस नौजवान को कहाँ रास्ता मिलेगा। तो ये गज़लें भी गाते थे। अब गज़लें कैसे भाई, गज़लें को तलत महमूद साहब का और बेगम अख्तर साहिबा, मधुरानी फैजाबादी और रीता गांगुली, इन सब का उसके ऊपर पूरा मोनोपोली है। तो जगजीत ने सोचा कि एंट्री कहाँ से दी जाए, तो उन्होंने क्या किया कि जिंगल्स गाने शुरू कर दिए। वो रेडियो पे आते थे ना, तो उसमें यहाँ तक कि डालडा घी आता था, उसका जिंगल भी गा दिया। अब पैसा कमाना है भाई, कैसे भी कमाए। तो अमीरी दौर में जब पंजाब में रहते थे तो जमाल खान साहब से तालीम ली थी इन्होंने संगीत की, लेकिन जब इधर पहुंच गए बॉम्बे तो अब यहाँ जिंदगी बड़ी दुश्वार हो गई।
वक्त बीतता चला गया। अब इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट गैदरिंग्स जैसे होती थी उनमें ये गाने लग गए जगजीत जी। इसके घर महफिल है, उसके घर महफिल है, पैसा अच्छा मिल जाता था, लेकिन जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। तो इतने में हुआ यूं भी कि एक दोस्त थे देबू दत्ता साहब। तो देबू साहब के यहाँ अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था उनका, तो ये वहां रिकॉर्डिंग कराने गए। एक बैल्कनी में खड़े हैं, देख रहे हैं, और दूसरी तरफ से एक और हसीन चेहरा इनको देख रहा है, और वो चित्रा जी थी। मोहब्बत इतनी बड़ी दोनों के बीच में कि इन्होंने बाद में विवाह कर दिया। अब जिंदगी में अकेलापन नहीं था, अब दो हो गए थे। ऑल इंडिया रेडियो भी समझ रहा था और एचएमबी भी समझ रहा था कि हुनर तो है इस नौजवान में। तो एचएमबी ने एक छोटा सा ईपी भी इनका निकाल दिया। तो मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज डेज में ऑल इंडिया रेडियो सुनता था, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस खास तौर से, तो वहां कुछ गज़लें सुनने को मिलती थी। तो उसी में जगजीत जी की गज़ल भी मैंने पहली बार सुनी थी, और गज़ल बड़ी पुरदर्द थी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, अब तो घबरा के। ये बड़ी पुरदर्द गज़ल लगी मुझे, और इस आवाज का अपना एक रस, पहली बार मैंने इसको सुना था। अभी थोड़ा वक्त और भी था, 1973 में एक फिल्म आई आविष्कार। बासु भट्टाचार्य जी अच्छे जाने माने डायरेक्टर थे, और मैं तो तीसरी कसम से ही उनका मुरीद था। तो जब ये फिल्म आई तो इसको देखा, तो अब आखिर में जाकर के एक ड्यूएट है, बाबुल मुरा नैहर छूट जाए। तो ये पहली उनकी पहचान है फिल्म्स के साथ बड़े पैमाने पे, क्योंकि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर उस फिल्म में हैं, और क्लाइमैक्स तक पहुंचते हुए फिल्म एक मयार हासिल कर लेती है, और वहां इन आवाजों को सुनना एक सुखदायी अनुभव था। इतने पॉपुलर हो गए इस बीच में बॉम्बे सर्कल्स में जगजीत जी। अब एचएमवी ने समझा कि मुनासिब वक्त है, इनको एक एलपी दिया जाए। बस वो एलपी क्या आया, उसका नाम ही अनफॉरगेटेबल 1976, और अनफॉरगेटेबल हो गए जगजीत जी और चित्रा जी। इसमें जो एक नया काम जगजीत जी ने किया था कि रवायती तौर पे जो गज़ल गाई जा रही थी, चाहे वो एमडी बेगम चोपड़ा गा रही थी, मधुरानी फैजाबादी गा रही थी, या बेगम साहिबा गा रही थी, तो उसमें हारमोनियम है, तबला है, ज़्यादा से ज़्यादा सारंगी है। अब जानते थे जगजीत जी कि अनलेस यू आर इनोवेटिव यू डोंट रीच एनीवेयर। यहां उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल करना शुरू किया। गज़ल भी आ गए, गज़ल के साथ साथ में साज भी आ गए, और साज भी ऐसे कि गिटार, संतूर, वायलिन, हारमोनियम पे तो खुद होते थे, तबला, और आगे चलकर बांसुरी भी। ये तो एक अजब ढंग की बात आई। लोगों ने सुना, पसंद किया, और इतना पसंद किया कि जब उन्होंने महफिलों में गाना शुरू किया, तो जो महफिलों में रिकॉर्डिंग्स होती थी उसकी एक डबल एल्बम निकाल दी एचएमवी ने, जिसका नाम था कम अलाइव। अब गज़लें चारों तरफ फैलती जा रही हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। यहां एक जो कॉन्जर्स थे उन्होंने और बात गौर की कि लफ्जों की तस्वीर बनाने की जादूगरी भी जगजीत को हासिल हो गई है। जैसे मेहदी हसन साहब करते, ये धुआं सा कहां से, ये धुआं, वो धुआं ही उठा देते थे बात से, अल्फाज से। तो यहां आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये एक ऐसा हिस्सा गजल का दुनिया के सामने आया
लोग दीवाने हो गए जगजीत के। बस इसके बाद तो नेवर लुक बैक, इतने कैसेट्स आने शुरू हुए और इतनी कामयाबी हासिल हुई। मेरा ख्याल है कि अगर कुल मिलाकर के हम देखें 80 से कम एल्बम तो नहीं रही होंगी, और एक परफॉर्मर 80 एल्बम बना जाता है, ये तो अपने ढंग का एक रिकॉर्ड है। जैसा मैं अक्सर कहा ही करता हूं, द बेस्ट परफॉर्मर एवर। हिंदुस्तानी स्टेज पे इस म्यार का परफॉर्मर तो कभी नहीं आया। उसकी एक अच्छी बात ये थी कि जगजीत तमहीदी दौर में क्या करते थे, जब वो स्टेज प्रोग्राम दे रहे होते थे, ऑडियंस से कनेक्ट उनका बड़ा कमाल का होता था। वो जोक्स भी सुना देते थे, और जोक सुनाते पब्लिक हंस पड़ती थी, तो जब पब्लिक हंस पड़ती थी तो उनसे कनेक्ट हो जाता। मुझे उनके बिल्कुल तमहीदी दौर का एक जोक याद आता है, और सबसे बढ़िया बात थी कि जब सुना रहे होते थे जोक वो, क्योंकि मैंने उनकी 12 नशिस्त अटेंड की हैं गिन करके, और उन 12 नशिस्त में मैं सबसे आगे जाकर बैठने का रास्ता खोजता था, टिकट चाहे कितना भी महंगा हो। तो मैं उनको देखता रहता था, वो जोक सुना रहे हैं लेकिन हंसते खुद नहीं थे, बस हल्की सी मुस्कुराहट रहते थे। एक जोक मुझे उनका बड़ा याद है आज भी, कि एक हस्बैंड को पीने का लत थी, वाइफ बड़ी तंग आ रखी थी। तो एक दिन अखबार आया और अखबार के अंदर लिखा था कि शराब पीने के ये नुकसान है। तो वाइफ ने बड़ी खुश हुई और ला करके अपने पति को दिखाया, ये लीजिए, ये देखिए आर्टिकल। पति ने आर्टिकल को पढ़ा, कहने लगा जी बंद ही कर देंगे, और अगले दिन से अखबार बंद कर दिया। और ये कहकर हारमोनियम पे तेज तेज उंगलियां और अगली गजल। कौन करता था ऐसे? कभी हिंदुस्तानी स्टेज पर ऐसा तो नहीं हुआ, और पब्लिक दीवानी हो जाती थी, बहुत दीवानी हो जाती थी। इतनी दीवानगी हुई एक स्टेज तक आते कि सारे हाउस फुल होते थे उनके शोज। विदेशों में भी, अब विदेशों में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे इंग्लैंड है या कनाडा है, वहाँ कितने सारे पंजाबी रहते हैं, वो बुलाया करते थे इनको। और जैसे कनाडा में जाकर के एक शो देने गए थे, और फिर उसके बाद महीनों तक वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। चित्रा जी साथ एक तूफान था वो, एक बौछार था वो, एक ऐसी बरसती हुई बौछार जो रूह को भिगो देती थी। ये थे जगजीत। जिंदगी बड़े इत्मीनान से चली जा रही थी, कामयाबी हासिल हो रही थी, खूब पैसा हासिल हो रहा था। इतना पैसा हासिल हो रहा था कि उनको इसमें रेस का बड़ा शौक था, घोड़ों पे दाव लगाते थे, और घोड़े क्या, उनका अपना स्टड फॉर्म भी था बेंगलोर में। उसकी वजह क्या है कि वो चाहते थे कि जिंदगी को फुल साइज जिया जाए। फुल साइज से मतलब ये कि जो मन में आए वो कर लो, और वही वो करते चले जा भी रहे थे। अब फिल्म्स में भी उनको रास्ता मिलना शुरू हो गया। 1982 में जब उनकी गज़लें आई फिल्म साथ साथ में, बड़ी मकबूल हुई। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ये गजल तो बड़ी मकबूल हुई। संगीत एक सिंह साहब, कुलदीप सिंह साहब का था। कुलदीप सिंह साहब भी बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे संगीत की दुनिया में आने के लिए। तो ये दोनों मिला करते थे। 82 से पहले की बात है, 7, 8, 9, 10 साल पहले। तो कुलदीप सिंह कहते थे, वाह भाई जगजीत, तेरी आवाज़ बहुत सोहनी है यार, पक्की गल है। तो जगजीत कहते फिर की करा यार, एक गल है, अगर कदे मैं बन गया ना म्यूजिक डायरैक्टर, कुलदीप सिंह कहने लगे, मैं तेनू चांस दांगा फिल्म के अंदर, पक्की गल है। बात आई गई हुई, और एक दिन कुलदीप साहब पहुंच गए जगजीत सिंह के घर पे। हाँ भाई सिंगर तैयार है? क्यों की होया? जगजीत कहने लगे, चल भाई आजा प्लेबैक वास्ते, फिल्म च तेरी तैयारी है, मनु फिल्म मिल गई है साथ साथ, और 2 गजलां तू गालियां ने। जगजीत तो खुश हो गए। उधर एक अलग ही तरह के फिल्म मेकर हैं महेश भट्ट साहब, बिल्कुल अलग ही दुनिया है उनकी। जो लोग रजनीश साहब के कुर्ब में रह चुके होते हैं, उनकी दुनिया अलग ही होती है, चाहे वो विनोद खन्ना थे, विजयानंद थे, या महेश भट्ट। फिल्म बना रहे अर्थ, और अर्थ में उन्होंने पहली बार
जहां बहुत ही चुनिंदा गज़लें ली, वहां संगीत भी जगजीत सिंह को दे दिया और जगजीत साहब ने उसमें कमाल करके दिखाया। कहीं कैफी आज़मी साहब का जो कलाम सुनने को मिलता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, चारों तरफ एक नशा छा गया। हम देख रहे थे ये सब क्योंकि हमने 70s में भी देखा। मैं तो फिर 65 के बाद, 69 के बाद, 71 आते आते मैं तो पूरी तरह से जगजीत जी को फॉलो करने लग गया था। अब क्या हो रहा है, अब क्या आ रहा है, कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है, सब कुछ मैं देखने लग गया था। अच्छी बात उनकी ये थी कि पहले कलाम को देखते थे। कलाम से मतलब ये हुआ कि मैगजीन्स, रसाले जो होते हैं उनको पलटते रहते थे, उसमें अचानक कोई अच्छा कलाम मिल जाता था तो वो उसके पीछे पड़ जाते थे। फिर ये 2002 की बात है मेरे ख्याल से। मशहूर शायर नवाज देवबंदी साहब हम मेरे आशियाने पे तशरीफ लाए। ये मेरी खुशी थी, मेरी खुशबख्ती थी। और वहां उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया। मैंने उनसे कहा कि भाई बड़ा कमाल का आपके अल्फाज होते हैं नवाज साहब, लेकिन ये जो है, वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, ये गज़ल आपकी मकबूल और ये जगजीत जी ने गाई है। तो उन्होंने कहा भाई इसके पीछे कहानी है, और कहानी इस तरह से है कि जगजीत सिंह ने कहीं मेरी गज़ल पढ़ी होगी और उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नवाज साहब, जो गज़ल आपने ये लिखी है इसमें एक शेर मुझे सोने नहीं देता, वो शेर मुझे रात भर हिलाता है। शेर कुछ इस तरह था, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। ये शेर बहुत दर्दीला है। नवाज साहब, आपकी इस गज़ल को मैं गाना चाहता हूँ। नवाज साहब ने कहा कि भाई ये गज़ल मैंने किसी और को दी हुई है, वो गाएंगे इसको, और अगर उन्हें कोई एतराज़ ना हो तो गा लीजिए। तो वो जो दूसरे सिंगर थे उनको क्या एतराज़ था, भाई जगजीत गाने जा रहे हैं और जगजीत साहब ने इस गज़ल को गाया। तो इस तरह वो अपने कलाम को चुनते। उसके बाद उन्होंने नवाज साहब की और भी गज़ल गाई है, बड़ी रूमानी गज़ल है उनकी, उसकी बातें तो फूल हो जैसे, बाकी बातें बबूल हो जैसे। ये बड़ी खूबसूरत गज़ल गाई उन्होंने। बशीर बद्र साहब को बड़ा पसंद करते थे। चलती जा रही है जिंदगी इत्मीनान से। 29 सितंबर 2004 मेरी जिंदगी का यादगार दिन है, क्योंकि उस रात मुझे गुलजार साहब के साथ 70 मिनट तक बात करने का मौका मिला। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, तो मैंने एक सवाल उनसे बीच में किया। मैंने कहा, गुलजार साहब, कोई आपको जिंदगी से ऐसी शिकायत कि ये ख्वाब आपका अधूरा रह गया? तो वो हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, एक फिल्म बनाने का मन किया करता था मेरा, मिर्जा गालिब, और उसमें संजीव कुमार मेरे जहन में रहते थे, लेकिन वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन 1988 में फिर गुलजार साहब ने एक सीरियल बनाया जो दूरदर्शन पे आया, और इसका संगीत दिया जगजीत सिंह साहब ने। ऐसा कमाल का संगीत, ऐसी रूहानियत, ऐसी रूमियत ना इससे पहले ना इसके बाद कभी दिखाई दी। द बेस्ट जो उसमें दे सकते थे वो उन्होंने इसमें दे दिया। 1988 गालिब जहां खुद एज शायर एक संग मील है, तो ये सीरियल भी एक संग मील है अपने आप में। ये बात मुझे गुलजार साहब से उस वक्त भी सुनने को मिली, और ये मैं अब भी मानता हूं कि वो संगीत जो हमें मिर्जा गालिब में सुनने को मिलता है वो एक अलग तरह का। इसके बाद जगजीत साहब की शख्सियत में थोड़ा मेच्योरिटी और ज़्यादा आ गई गालिब गाने के बाद। 4-5 बरस से काम कर रहे थे, एक एल्बम चाह रहे थे बनाना लता जी के साथ में, बड़ी मेहनत कर रहे थे उस पर, 5 साल तो डेफिनेटली लगे थे।
और वो दिन भी आखिर आ गया और दिसंबर 91 में सजदा के नाम से एक डबल कैसेट आ गया, बड़ा मकबूल हुआ। क्या गज़लों का इंतखाब था, और ख़ास तौर से दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। बहुत ही दर्दीला लता जी ने गाया। जिंदगी हमेशा तो एक सी रहती नहीं, यही एक दिक्कत जिंदगी की है भी। बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, स्टेज भी और आशियानों पे भी। तो एक बहुत ही मशहूर इंसान बॉम्बे के, उनके घर पे रात को प्रोग्राम होना है और हो रहा है प्रोग्राम। मेरा ख्याल है दिन था 27 जुलाई 1990। रात को प्रोग्राम चल रहा है, देर रात होती चली जा रही है, गा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। क्योंकि उस प्रोग्राम में मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही खास दोस्त एक्टर कमलजीत साहब भी मौजूद थे इस प्रोग्राम में, जो रात को चल रहा है किसी के घर पे, किसी के आशियाने पर, बिग नेम जिनके आशियाने पे हो रहा था। अंजू महेंद्र भी वहां पर मौजूद थी। एक अलग तरह की गायकी है उस दिन। उनके साजिंदे भी ये महसूस कर रहे हैं कि कोई दर्जीली गजल गाते हैं तो ऐसा कभी कम ही होता था, उनकी आंख से आंसू बहने लग जाते थे। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, अंजू महेंद्र ने कहा, जगजीत वो आपने जो गजल तैयार करी है, जो आने वाले दिनों में आपकी सजदा में आएगी, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, ये सुना दो। और जगजीत ने गाना शुरू किया, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। जो लोग वहां मौजूद थे, जैसा मैंने कहा कि मेरे दोस्त मौजूद थे, ऐसा रूप कभी किसी ने जगजीत का देखा नहीं था। उनके साजिंदे खास तौर से, जैसे कहूं, दीपक पंडित वायलिन पे और अल्ताफ साहब गिटार पे, सुरेंद्र जी संतूर पे होते थे, सुनील दास साहब सितार पे होते थे, अभिनव तबला पे होते थे। तो उनके साजिंदे ने बाद में कहा कि जगजीत जी के आंसू बहने लगते थे जब वो इस तरह से गा रहे थे, और पूरी महफिल सन एकदम सुन। रात के 2-2:30 बज गए। बस ये वक्त था कि जब एक खबर आई, जिस खबर को सुनकर एकदम स्टंड हो गए जगजीत गाते गाते। खबर ये थी कि उनके बेटे विवेक का एक्सीडेंट हो गया है, और खबर ये भी थी कि उस एक्सीडेंट में विवेक की मौत हो गई है। इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि एक बाप को यह खबर सुनने को मिले कि उसके बेटे का इंतकाल हो गया है। जगजीत पहुंचे। यहां भी एक बड़ी हैरत की बात है देखने की कि जिस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ था, ये बीएमसी वाले जो हैं पोल को ठीक कर रहे थे लाइट के, और वो लाइट को बंद किया हुआ था, और वहीं जाकर कार क्रैश की विवेक की, जैसे होनी ने उस दिन होना ही था। चुप हो गए एकदम से। चित्रा जी तो बिल्कुल सुन हो गई, और जगजीत चुप हो गए, क्योंकि आने वाला जो दिन शुरू होने वाला था, और आने वाले 3 दिन खास तौर से बड़े अहम थे। जगजीत ने वहां अपनी महानता का परिचय इस रूप में दिया कि सारे जितनी रस्में हमारे यहाँ होती हैं वो पूरी की। बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक स्टैचू बन गए थे, बिल्कुल एक मॉन्यूमेंट बन गए थे बिल्कुल। और सारे काम अंजाम देने के बाद में जब आखिर में जाकर के अपने एक दोस्त से कहते हैं, मेरी दुआ कबूल हो गई। उसी रात तो मैं गा रहा था ना, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, अल्लाह ने मेरा दामन भर दिया ना दर्द से। ये दर्द तो मेरी जिंदगी में आखिर तक साथ जाएगा। आंसू निकल पड़े जगजीत जी के। इसके बाद की जिंदगी बहुत अलग है। एक एल्बम उन्होंने बनाई, समवन समवेयर, बेटे के लिए थी। उसकी आंखें झांक रही हैं विवेक की।
उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। और क्या दर्द, क्या दर्द। इसके बाद की जिंदगी जगजीत जी की बहुत अलग है। कुछ अरसा चुप रहे, गाने में मन नहीं लगता था। दोस्त उनको तसल्ली भी देते थे कि देखो भाई, जो हो गया जगजीत, जिंदगी को लौटाया तो नहीं जा सकता वापस, जुट जाओ काम में। और इसके बाद जगजीत काम पे जुट गए। बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम्स उन्होंने देने शुरू किए। ये दर्द इतना गहरा था कि इसके भरे जाने का सारी जिंदगी में कोई चांस नहीं था, क्योंकि चित्रा जी तो बिल्कुल ही खामोश हो गई। जगजीत गाते रहे और विदेशों में ज्यादातर वो प्रोग्राम्स करने लग गए। अब जो भी प्रोग्राम उनके सामने आता था, वो कभी अपने चेहरे पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आने देते थे जिससे जाहिर है कि वो कितना अंदर से टूट रहे हैं। दर्द की इंतहा, दर्द को लगातार पिए जाना जगजीत जी की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कहकशां एक बड़ा खूबसूरत सीरियल बना, जलाल आगा साहब ने बनाया, जो मयारी शायर हैं उनकी जिंदगी के बारे में, और उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी गायकी और संगीत दोनों दिखाया। 80s में उन्होंने क्या किया कि एक नए सिंगर बहुत सारे आ रहे थे, उनके लिए बाकायदा एक एलपी निकाला। उसमें घनश्याम वासवानी साहब थे, उसमें तलत अजीज साहब थे, उसमें सीमा शर्मा जी थी। तो इस तरह के जो नौजवान नए आ रहे थे, वो देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक सिंगर टॉप पे पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बाद वो उन सिंगर्स को प्रमोट कर रहा है जो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये फराकदरी थी जगजीत की। सब कुछ इसी तरह चला जा रहा है, और अपने मैनेजर को ये ताकीद की हुई है, ये दे रखी है पूरी एक इंस्ट्रक्शन कि जो प्रोग्राम आओ ले लो। लिए जा रहे थे, और जिंदगी चलते चलते आ गई 2011 तक, क्योंकि इसके बीच का जो अरसा है फिर उसमें बेहद कामयाबी है, बहुत कामयाबी है। 2011 तक जिंदगी के आते आते जगजीत 8 फरवरी का दिन था, और दोस्तों ने उनके लिए जश्न मनाया 8 फरवरी 2011। एक और बात थी इसके पीछे कि 70 बरस के हो गए थे जगजीत, और उसी अंदाज में गा रहे थे। 2003 में मुझे मौका मिला था जगजीत साहब से फोन पे बात करने का, क्योंकि खुशखबरी मैंने उन्हें दी थी, जिसकी वजह से वो काफी देर मेरे से बात करते रहे। उन्हें बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि ये खुशखबरी उन्हें पहले किसी ने नहीं दी थी। तो वो गुफ्तगू भी मुझे याद है, आज भी याद है। कुछ ऐसे मौके जिंदगी में मिले हैं जो आज तक मेरा सरमाया है, जिसमें वो गुफ्तगू भी है। तो पार्टी चल रही है, सब कुछ अच्छी तरह हो रहा है, गुलजार साहब मौजूद हैं, कई पार्टीज हुई, एक नहीं। तो उसमें न जाने क्या सूझी जगजीत को, उन्होंने कहा भाई देखो, अब मैं 70 बरस का हो गया हूं, बरस है 2011, तो आज मैं यहीं पे आप लोगों को बता दूं कि इस बरस मैं 70 कॉन्सर्ट करूंगा। 70। सब लोग बड़े परेशानी में आ गए, दोस्तों ने सुना, अरे क्या कह रहे हो जगजीत? नहीं, इस बार 70 कॉन्सर्ट होंगे। बस फिर यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, ये कनाडा, ये अमेरिका, ये केन्या, ये करनाल, ये अंबाला, ये जयपुर, और इस तरह चलते भागते भागते भागते। पता नहीं जगजीत ऐसा क्यों कर रहे थे। शायद इसकी एक और वजह भी हो सकती है। विवेक चले गए तो उनकी जिंदगी में चित्रा जी की जो पहले विवाह से बेटी मोनिका, वो उन्हें उतनी ही अजीज थी जगजीत जी को जितना विवेक। खबर ये आई 2009 में कि मोनिका भी रुखसत हो गई, मोनिका दुनिया से चली गई। ये दूसरा झटका था जगजीत की जिंदगी पे। इसको बर्दाश्त करना
उनके लिए बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। होता क्या है कि जिंदगी में कुछ छूट जाए और सामने कुछ थोड़ा सा भी रह जाए तो उसकी उंगली पकड़कर जिंदगी को चलाया जा सकता है, लेकिन अगर वो पुल भी टूट जाए, जावेद साहब ठीक कहते हैं ना, कम से कम उसको देख लेते थे, अब के सैलाब में वो पुल भी गया, तो वो पुल भी गया, मोनिका भी रुखसत हो गई। इसके बाद का दर्द और गहरा हो गया। शायद इसी वजह से उन्होंने 70वीं सालगिरह पे ये किया था, कहा था कि मैं 70 कॉन्सर्ट करूंगा, क्योंकि ही वांटेड टू कीप हिमसेल्फ बिजी। वो ये चाहते थे कि ये एस्केप रूट नहीं था, ये एक्सप्रेशन था। ये एक्सप्रेशन था कि अब जो समय है उसमें जो कुछ मेरे पास है। एक बार एक अपने साजिंदे से बात करते हुए उन्होंने कहा था, लो मैं तुमको पहले बोल रहा हूं, 69 में मैं चला जाऊंगा। ये पता नहीं कैसे प्रीमोनिशन होते हैं। उस रात को भी तो जब वो गा रहे थे, गाते गाते आंसू बह रहे थे, ये भी तो प्रीमोनिशन था। एक अंग्रेजी में जुमला है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो घटनाएं आने वाली होती हैं उनकी परछाइयां पहले दिखाई देने लग जाती हैं कभी कभी। ये प्रीमोनिशन था उनका 69 आर बी गॉन। और 70 बरस पे ये होता है। अब भागम भाग है, प्रोग्राम्स लिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और आखिर 20 सितंबर को मुझे भी खबर ये लगी 2011 कि देहरादून में एक स्कूल में उनका प्रोग्राम होने जा रहा है। मैंने देहरादून में पहले भी उनके प्रोग्राम देखे थे, दिल्ली में तो मैं जाता ही था, चंडीगढ़ भी जाता था। न जाने क्या सूझी मुझे, मैंने कहा अब तो इतने प्रोग्राम कर रहे हैं जगजीत के, मैं इनका प्रोग्राम इसके बाद में जब कहीं दिल्ली में होगा तो मैं वहां जाऊंगा। इसलिए मैं देहरादून वाले प्रोग्राम में नहीं गया 20 सितंबर को। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि इतने खुश मिजाजी में गा रहे थे जगजीत, और पूरी ऑडियंस दीवानी हुई थी उनकी। लौटकर वापस आ गए बॉम्बे, और 23 सितंबर को जगजीत साहब को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। बॉम्बे इसलिए आ गए थे क्योंकि गुलाम अली साहब के साथ उन्होंने कॉन्सर्ट करनी थी जिसकी रिहर्सल होनी थी, लेकिन ये ब्रेन स्ट्रोक जो हुई इससे वो कोमा में चले गए। सारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस खबर को सुनकर स्तब्ध रह गई। ये कैसे हो सकता है, जगजीत कोमा में चले जाए, इम्पॉसिबल। और हुआ भी। 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत दुनिया से रुखसत हो गए। सुरीले इतिहास का एक सुरीला पन्ना, एक ऐसा कलाकार पहले कभी नहीं आया और यकीनन दोबारा तो कभी आएगा ही नहीं। जगजीत क्या थे अगर सोचा जाए, वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, ही वॉज समथिंग बियॉन्ड दैट। उनकी इंतकाल के बाद में पता लगा कि कितनी चैरिटी वो करते थे, कितने लोगों की वो मदद कर देते। कहीं से मालूम हुआ कि इस बच्चे का ऑपरेशन हो, 2 लाख का चेक क्यों भेज देते थे वो। ये उनका कमाल था, और मॉडेस्ट भी बड़े थे। उनके छोटे भाई अवतार सिंह साहब एक दिन बैठे हुए उनसे कहने लग गए, जगजीत आपको मालूम है आप कितने बड़े इंसान हो यार, यूं ही चले जाते हो किसी भी जगह प्रोग्राम देने। ये क्या बात हुई यार पाजी, आपको मालूम है आप कितने बड़े इंसान हो। जगजीत ने कहा हाँ मुझे मालूम है, 5 फुट 7 इंच। कैन डू दिस, कहता 5 फुट 7 इंच। इतना बड़ा इंसान जगजीत सचमुच। किताबें लिखी गई हैं जगजीत पे, इंटरव्यूज में लोग बहुत कुछ कहते हैं उनके बारे में। पिछले दिनों मैं भी इधर उत्तरांचल में घूम रहा था, वहां मुझे जगजीत याद आया और मेरे मन में आया उन बर्फीली चोटियों को देखते हुए और उन जंगलों को देखते हुए कि जगजीत के बारे में कुछ कहा जाए, तो मैं उनके बारे में कुछ यूं ही बर्दाश्ता बोलने लगा और 40 मिनट का एक वीडियो तैयार हो गया। ये मुनासिब वक्त है कि इन लोगों के बारे में बात की जाए। ये बहुत बड़े लोग थे, ये मुनासिब वक्त है इनके बारे में कुछ कहा जाए। ये बहुत बड़े लोग हैं।